दोस्तों नमस्कार। आज की चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत पर। वो सूबा जो दिल्ली की गद्दी तय करता है, देश का सबसे बड़ा सूबा, 25 करोड़ की आबादी और 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य। और अब जबकि लोकसभा चुनाव में बमुश्किल से 3 महीने का समय बाकी है, ऐसे में हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से पेशबंदी कर रहा है। उसका हर कदम राजनीतिक नहीं बल्कि चुनावी राजनीतिक है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और इस बार कांग्रेस पार्टी ने घोषित रूप से इस यात्रा को राजनीतिक कहा है और इस यात्रा के जरिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखें, हालांकि वो ऐसी पार्टी है जो 24/7 राजनीति करती है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करती है। वो नीतियों के साथ साथ उसकी नीतियां अपने गवर्नेंस के साथ आती हैं, लेकिन हर पल राजनीति। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, भगवा और राम को उन्होंने पूरे देश में पाठ दिया, लेकिन राम मंदिर के जरिए या हिंदुत्व के जरिए जो वोट हासिल होना था वो सैचुरेशन की स्थिति में है। इसलिए 24 घंटे के भीतर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना, फिर लाल कृष्ण आडवाणी को, फिर चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिंह राव को, MS स्वामीनाथन को, ये भारत रत्न को भी माना गया कि वो भी एक किस्म की राजनीति का हिस्सा है। मोदी जी ये काम करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा केवल उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में भी अभी जो फिलहाल चल रहा है वो है राज्यसभा की 10 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया। समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है और उसके बाद फिर बीजेपी ने किस तरह से अपने लोगों को नामांकन कराया है राज्यसभा के लिए, और दोनों की अपनी अपनी सियासत की जो धुरियां हैं उस पर हम विश्लेषण करेंगे। आज समाजवादी पार्टी में 2 नहीं बल्कि 3 घटनाक्रम हुए। एक तो जो शिव का मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश यादव, उसका शिलान्यास हुआ, वो वहां पहुंचे। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, बड़े कद्दावर नेता, सामाजिक न्याय की राजनीति के एक बड़े स्कूल माने जाने वाले, जिन्होंने कांशीराम के साथ राजनीति शुरू की, मायावती के साथ मंत्रिमंडल में रहे, बेहद नजदीक रहे। बीच में वो भारतीय जनता पार्टी में गए और फिर समाजवादी पार्टी के साथ आकर के जुड़ गए। अखिलेश यादव ने उनको राष्ट्रीय महासचिव जैसा पद और कद नवाजा। स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछले दिनों बेहद चर्चा मिली। हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ लगातार वो बोलते रहे और उन पर हमले भी हुए, FIR भी हुई। और स्वामी प्रसाद मौर्य दलित, पिछड़े और आदिवासियों की महिलाओं की तरफदारी करने वाले एक ऐसे नेता के रूप में सामने आते हैं जिनका बहुत क्लियर कट एजेंडा रहा है। हालांकि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य अभी बीजेपी की सांसद हैं और इस वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी ये आरोप लगता है, ये सवाल उठता है कि बेटी बीजेपी में है और बाकायदा राम मंदिर के उद्घाटन के समय वो मंदिर में पूजा अर्चना कर रही थी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के बहाने या हिंदुत्व के और तमाम प्रतीकों के बहाने वो लगातार बीजेपी, RSS और हिंदुत्ववादी संगठनों पर हमलावर रहे। उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद से आज इस्तीफा दे दिया।
ये कहते हुए कि पार्टी में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन वो बतौर कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। अब ये यूं ही नहीं होता। इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है, क्या मानी जा सकती है? दरअसल आज ही समाजवादी पार्टी ने 3 राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किए और उसमें जो 3 नाम हैं वो एक बहुत पुराना नाम जया बच्चन का, अमिताभ बच्चन की पत्नी, 5वीं बार राज्यसभा भेज रही है समाजवादी पार्टी। एक दूसरा नाम रामजी लाल सुमन का है और तीसरा नाम आलोक रंजन का है। सीनियर आईएएस अधिकारी रहे, समाजवादी पार्टी के समय मुख्य सचिव जैसी हैसियत पर रहे। ये 3 नाम गए हैं राज्यसभा के नामांकन के लिए। अब यहां एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो अखिलेश यादव पिछले 7-8 महीने से पीडीए की बात करते रहे, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की, वो जब राज्यसभा भेजते हैं तो उन 3 में से 2 अपर कास्ट हैं, जया बच्चन और आलोक रंजन, और रामजी लाल सुमन दलित हैं और जाटव बिरादरी से आते हैं। अब जरा इस इक्वेशन को समझिएगा। जया बच्चन को 5वीं बार भेजा जा रहा है और जया बच्चन का परिवार दिल्ली के सत्ता के नजदीक खड़ा है। आज तक अमिताभ बच्चन ने, अभिषेक बच्चन ने, ऐश्वर्या राय ने कभी नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की कभी आलोचना नहीं की और घोषित रूप से यह माना जाता है, अभी राम मंदिर के उद्घाटन के समय भी पहुंचे थे, कि वो बीजेपी के पाले में खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी के पाले में खड़े हुए हैं। इसमें किसी को कोई शक शुबहा है ही नहीं। फिर भी 5वीं बार राज्यसभा में जया बच्चन को भेजा जा रहा है। रामजी लाल सुमन 26 साल की उम्र में 1977 में पहली बार फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव जीत करके पहुंचे थे पार्लियामेंट। चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री भी रहे, मुलायम सिंह यादव के करीब माने जाते हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने एक दलित फेस के रूप में रामजी लाल सुमन को राज्यसभा भेजा। इसको आप एक बेहतर कदम कह सकते हैं। और तीसरा नाम आलोक रंजन का, और उनकी उपलब्धि सिर्फ ये है कि वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं और अखिलेश यादव के नजदीक। अब मैं इस बात को जरा आपके सामने रखना चाहता हूं कि राज्यसभा जब आप भेज रहे हैं और लोकसभा का चुनाव नजदीक है, तो एक तो चुनाव के मद्देनजर आपको मैसेजिंग करनी होती है। समाजवादी पार्टी क्या इस बात को नहीं जानती है कि अपर कास्ट उसको वोट मिलने वाला नहीं? वो राम मंदिर की लहर में इस बार और ज्यादा खड़ा होगा बीजेपी के साथ। दूसरा, एक दौर वो था जब राज्यसभा में बहुत इंटेलेक्चुअल लोग जाते थे, आइडियोलॉजिकल साउंड लोग जाते थे। जया बच्चन कितनी समाजवादी हैं मुझे नहीं समझ में आता, या आलोक रंजन का समाजवादी विचारधारा के लिए कितना योगदान है, हमसे ज्यादा मुझे लगता है कि आप लोग जानते होंगे। रामजी लाल सुमन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली एक उचित कदम है। अब उसमें भी आपने जाटव बिरादरी से रामजी लाल सुमन को चुना और वो भी बहुत सीनियर लीडर हैं। एक आप ये कहें कि थके हारे एक नेता को आपने खड़ा किया। जरूरत होती है यूथ की, एक ऐसे ऊर्जावान लोगों की जो समाज में जाकर के और पार्टी का प्रचार दमदारी के साथ कर सके। एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया अखिलेश यादव ने, कोई अति पिछड़ा नहीं दिया। दलितों में उन्हें अगर नॉन जाटव दलित उन्होंने चुना हो तो शायद ये बेहतर कॉम्बिनेशन होता है। मतलब बुंदेलखंड में एक मजबूत कोरी जाति जहां से आप प्रभाव डाल सकते थे, कानपुर में वो कोरी दिखाई पड़ता है, और यहां से लेकर के चले जाइए रायबरेली होते हुए प्रतापगढ़ तक एक लंबी बेल्ट है। पारसी में तो एक लीडर उनके पास है, कोरी कोई लीडर नहीं है, धोबी कोई लीडर नहीं है, वाल्मीकि कोई लीडर नहीं है।
तो आप कोरी से उठा सकते थे, वाल्मीकि से उठा सकते थे, धोबी से उठा सकते थे, और एक ऐसा चेहरा आप ला सकते थे जो ऊर्जावान होता, जो पार्टी के लिए काम करता और आइडियोलॉजिकल साउंड होता। या अति पिछड़ा में जो बड़ी संख्या वाली जातियां हैं, हम केवल चुनाव के नजरिए से कह रहे हैं, मौका तो सबको मिलना चाहिए। आप कोई निषाद उठा सकते थे, आप कश्यप उठा सकते थे, या कोई, अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, आप उन शिल्पकार जातियों से भी किसी को उठा सकते थे, विश्वकर्मा, नाई, राठौर, प्रजापति, इसमें से कोई उठा सकते थे। और वो भी एक यूथ चाहिए था आपको, एक नौजवान ऊर्जावान चेहरा। या पटेल, नीतीश कुमार उधर चले गए हैं तो किसी नौजवान पटेल को आप उठा सकते थे राज्यसभा भेज करके, और एक मैसेजिंग होती। यानी अति पिछड़ा या फिर अपर ओबीसी में से, या जयंत चौधरी के साथ आपका गठबंधन था, जयंत चौधरी चले गए, कोई आप जाट चेहरा उठा सकते थे अगर आप पश्चिम यूपी में राजनीति को करना चाहते थे। लेकिन मेरे कहने का आशय यह है कि ये तीनों ही ऐसे चेहरे हैं जो बेहद सीनियर हैं, थके हारे किस्म के सीनियर लीडर हैं, जो आपके चुनाव के लिए काम नहीं आ सकते। तो ये फिर पीडीए की बात कहां से होती जब तीन में से आप दो अपर कास्ट उठा के देते हैं? एक ये बड़ा सवाल। और दूसरी तरफ आप आइएगा, बीजेपी को देखिएगा। बीजेपी की राजनीतिक सफलता का कारण क्या है? वो हिंदुत्व नहीं है। और मैं आज भी ये मानता हूं, जो लोग कहते हैं कि हिंदू सांप्रदायिक हो गए हैं 70% 80%, मैं इनकार करता हूं, हमेशा इनकार करता हूं इस बात से। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है विशुद्ध जाति परक राजनीति है, माइक्रो लेवल का उसने जाति समीकरण बिठाया है। जो 7 नामांकन दाखिल किए हैं बीजेपी ने, उसमें आप देखिएगा, मैं नाम अभी पढ़ दे रहा हूं। आरपीएन सिंह कुर्मी बिरादरी से, सुधांशु त्रिवेदी ब्राह्मण, अमरपाल मौर्य कोयरी कुशवाहा बिरादरी से मौर्य हैं, संगीता बलवंत निषाद अति पिछड़ा समाज से, तेजपाल सिंह जाट, साधना सिंह राजपूत, नवीन जैन जैन बनिया। तो वो उसकी आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी में एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक बनिया है, ये 3 हो गए। फिर जाट उसने उठाया, किसानों के आंदोलन को जो नाराजगी है उसकी भरपाई करने के लिए, एक निषाद और एक कुर्मी। ये कॉम्बिनेशन बीजेपी का। अब आप कल को ये दोष दें कि हिंदू तो सांप्रदायिक हो गया, अति पिछड़ा सांप्रदायिक हो गया है, दलित सांप्रदायिक हो गया, इसमें एक भी दलित नहीं है बीजेपी का। लेकिन बीजेपी रामनाथ कोविंद के जरिए मैसेजिंग करती है। उसने बुंदेलखंड में सारे लीडरशिप कोरी दे दी है। अब आप ये कहेंगे कि साहब कोरी तो भाजपाई हो गया है, या वाल्मीकि उसने लीडरशिप दे दी, सोनकर लीडरशिप अच्छी खासी है बीजेपी के पास, तो सोनकर हो गया है सांप्रदायिक। नहीं, ये लीडरशिप का सवाल है, और उसको यूथ ज्यादातर वो तवज्जो देते हैं। उसका फायदा जमीन पर बीजेपी को मिलता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, और स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं जोड़ दूं, हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की इच्छा रही हो कि उनको राज्यसभा भेजा जाए, या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। वो नहीं मिली तो उन्होंने रिजाइन किया। लेकिन समाजवादी पार्टी, जो इस समय सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आकांक्षाएं लेकर के सामने दिखती है विपक्ष में, जिसके पास एक बड़ा वोट बैंक है, एक मजबूत कार्यकर्ता है उसके पास, भले ही उनका कैडराइजेशन नहीं हुआ लेकिन है उनके पास, और वही दलित पिछड़ा उनके पास है, अल्पसंख्यक उनके पास है। लेकिन जब आप राज्यसभा 3 में से 2 अपर कास्ट को भेजते हैं तो फिर सवाल खड़े होने लगते हैं कि फिर आप जो पीडीए बोल रहे हैं, वो पीडीए क्या सिर्फ जुमला है, या लोगों को गुमराह करने के लिए है? जब मौका आता है तो मौका तो किसी और को आप देते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।